गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 7 का 5th चैप्टर करेंगे। वो जो चैप्टर है उसका नाम है वाटर। तो जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, इसमें हमने क्लास 6 की जो 6 चैप्टर थे उसकी वीडियो बना दी है और क्लास 7 की अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं, ये 5th वीडियो है। और इसके बाद इसी तरीके से हम क्लास 7 के सारे कंप्लीट करेंगे, फिर 8 से लेकर 12 तक के जितने भी हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वो इंडिविजुअली कवर करेंगे। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी से डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओ हर एक एग्जाम में, इसलिए। फिर साथ में हमारे जो चैनल है इस पे हमारी एक एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है। अगर आप साथ में साइंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ या सीपीओ के जो एग्जाम होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइंस भी, जो आपका मतलब कट ऑफ भी क्लियर करवा सकती है और आपका मतलब मेरिट में लाने का भी जो काम कर सकती है। तो अगर आपको साइंस प्रिपेयर करना है तो आप वहां से कर सकते हो। और साथ में हमारी जो क्या कहते हैं मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमने रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर और नंबर सिस्टम वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप वो भी जाके देख सकते हो ताकि आपका मैथ्स भी पैरेलली प्रिपेयर हो जाए। तो चलो फिर हम इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारा क्लास 7 का 5th चैप्टर वाटर। तो सिंपली वाटर क्या है, वाटर जितने भी हमारा मान लो हाइड्रो वाली चीजें होती है, हाइड्रो मतलब H2O, ये हो गया हमारा वाटर। तो हमारे जैसे अर्थ पे ऑलमोस्ट 75% प्लस जो है वो पानी है, पर फिर भी यहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, तो उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और पानी की मतलब वाटर साइकिल क्या होती है, और फिर मतलब जो वाटर की मूवमेंट होती है, ओशन करेंट्स, ये सब भी हम देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। तो स्टार्टिंग की कहां से हो रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है वाटर साइकिल की। जैसे यहाँ पे देख सकते हो वाटर साइकिल, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल सिंपली हमारे जो वाटर की मूवमेंट होती है, मतलब जो वाटर एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है। मान लो जैसे अभी है लिक्विड फेज में, फिर लिक्विड से जब मान लो हीट आई, हीट, तो किस फेज में हो जाएगा, वो हो जाएगा वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब एयर। फिर उसके बाद मतलब एयर या फिर गैस। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारे क्लाउड्स फॉर्म होंगे। क्लाउड्स फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये हमारी एयर में जो वाटर वेपर होती है कंडेंस होना शुरू हो जाती है, तो उससे बनते हैं हमारे क्लाउड। तो क्लाउड भी गैस में ही आते हैं। फिर उसके बाद एक जो मतलब इनकी लिमिट होती है होल्ड करने की, ये जो ह्यूमिडिटी है या जो वाटर है, जब वो लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो एज रेन वो वापस आ जाती है हमारे क्या बोलते हैं अर्थ पे। और फिर मान लो अलग अलग तरीके से आते हैं, एज अ रेन, एज स्नो, या फिर एज स्लीट। स्लीट मतलब जो ओले होते हैं, जब बहुत मतलब एक ठंडा भी मौसम हो जाता है और बारिश भी होना शुरू हो जाती है, तो ओले से बन के गिरते हैं वो बर्फ जैसे। फिर हम आगे देखते हैं। तो आई होप सो आपको वाटर साइकिल समझ में आ गई होगी। वाटर साइकिल सिंपली जो हमारी वाटर की मतलब एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूवमेंट होती है अलग अलग फेजेस में वो होती है। तो जैसे हम ये जो हमारा डायग्राम है इसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। तो हमारी जो ओशंस है, जो हमारी सीज है, वहां से क्या होता है, उस पर जो डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, तो जो हमारा पानी है वो हीट हो जाता है। अब हीट मतलब जब वो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, बॉईल होना शुरू कर देता है, मतलब फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब हवा में चला जाता है एज वाटर वेपर। फिर उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो वो कंडेंस होना शुरू करता है। कंडेंस होकर क्या बन जाता है, वो कंडेंस होकर बनता है क्लाउड। तो क्लाउड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली हमारे वाटर वेपर्स ही होते हैं। फिर जब वो एक लिमिट होती है उनके मतलब जो वाटर वेपर होल्ड करने की, वो एक्सीड हो जाती है, तो एज प्रेसिपिटेशन वो वापस आ जाता है हमारा पानी हमारे वापस अर्थ पे। फिर हम आगे देखते हैं। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो जो ये पानी आज हम यूज कर रहे हैं, ये पानी मतलब चेंज नहीं होता, ये वही पानी है जो सेंचुरीज अगो, मतलब मान लो बहुत सालों पहले भी जो पानी था और बहुत साल बाद भी जो पानी रहेगा, वो वही पानी रहेगा। फिर हम आगे देखते हैं। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोन डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। तो अमेजोन रिवर कहाँ पे? अमेजोन रिवर है हमारी जो ब्राजील या साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है उसमें। फिर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। तो जो हमारे अर्थ पे मान लो 78% जो हमारा पानी तो है, जो लैंड एरिया मतलब जो लैंड एरिया बाकी है, बाकी हमारा पानी है। पर इस जो पानी है, पानी में क्या है, जो मेजर पानी है हमारा सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर, तो ये यूजफुल नहीं होता डायरेक्टली ह्यूमन कंजप्शन के, ना ही हम यहाँ पे किसी इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ना किसी अदर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। पर जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में और ग्लेशियर्स में। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर, जैसे हमने डिस्कस किया उसमें सॉल्टी वाटर होता है। The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts। तो जो हमारे ओशन वाटर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे बहुत ही ज्यादा मतलब सॉल्ट्स होते हैं। सबसे जो मेन सॉल्ट है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो ये हमारा होता है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो जब आपने जो मतलब इसका फॉर्म होने का तरीका होता है वो होता है, मान लो
जो हमारी मान जैसे आपने गुजरात वाली डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा या फिर बहुत अलग-अलग जगह पे देखा होगा कि एक तरीके से मान लो वाटर के सराउंडिंग हम एक ऐसा कवर बना देते हैं मान लो मिट्टी का। तो जो ये बीच में पानी है, ये हीट होता है। जब ये हीट होता है तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड है, वो बच जाता है, पूरा बाकी पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड बचा है, यही होता है हमारे कॉमन सॉल्ट। फिर इस पे कुछ हम और प्रोसेस करते हैं क्लीन करने के लिए, फिर वो हमारे मतलब खाने के लिए मतलब हेल्दी 100% हेल्दी तो नहीं होता, पर वो हमारे खाने लायक हो जाता है। फिर हम ऊपर और एक और चीज़ देखते हैं, वो है यहाँ पे ग्लोसरी में से टेरेनियम। टेरेनियम एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका इट इज़ एन आर्टिफिशियल एन्क्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो टेरेनियम सिंपली क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक टेरेनियम। तो इसका ये एक मान लो जो हमारे छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको हम अपने घर में कैसे उगा सकते हैं परफेक्टली, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, टेरेनियम। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इस मैप के थ्रू कुछ चीज़ें देखते हैं। इस मैप के थ्रू देखते हैं जो हमारी 5 ओशंस हैं, वो कहाँ पे हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशन से। तो जो पैसिफिक ओशन है, वो हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के बीच में आता है। तो जो ये पूरा एरिया है, ये वाला, ये है हमारा पैसिफिक ओशन और इस तरफ भी है हमारा पैसिफिक ओशन। तो आप ये पैसिफिक पैसिफिक ओशन हमारा लार्जेस्ट ओशन है, मतलब सबसे बड़ा ओशन है यहाँ पे और इसको आपको याद रखना है। तो ये और अब इसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये है हमारा सदर्न ओशन। तो हमारा पैसिफिक ओशन सदर्न ओशन से इस जगह पे कांटेक्ट करता है। फिर हम आगे देखते हैं। अब अगला है जो हमारा सेकंड है, वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का है, वो है हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो जो इसकी शेप होती है वो एस शेप होती है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज पूछा जाता है कि जो हमारे अटलांटिक ओशन है उसकी शेप क्या है, वो है एस शेप की फॉर्म में। तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ये भी हमारे किससे कनेक्ट है, ये हमारे यहाँ पे सदर्न ओशन से भी कनेक्ट है और दूसरा हमारा इंडियन ओशन ऑलमोस्ट इतना आता है, तो ये हमारे इंडियन ओशन से भी कनेक्ट है। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वो हमारा खुद का इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो मतलब किसी एक कंट्री के बेस्ड मतलब कंट्री के नाम पे है। तो वो हमारा इंडियन ओशन, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन। तो ये यहाँ पे देख सकते हो नीचे सदर्न ओशन से कनेक्ट है। तो ये जो पूरा जो रीजन है यहाँ पे, ये हमारा इंडियन ओशन रीजन। इसके बाद जो फोर्थ ओशन है वो है हमारा एक सदर्न ओशन और जो ऊपर है ये वाला जो एरिया है, ये हमारा आर्कटिक ओशन है। तो जो आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन है, ये ऑलमोस्ट जो हमारे 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ से हो जाते हैं शुरू। 60 डिग्री या 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ से शुरू हो जाते हैं हमारे आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम कुछ देखते हो जहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। तो सबसे पहले कुछ कनाडाज में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो यहाँ पे ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, ये दोनों आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे हमारी जो मतलब नॉर्थ अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पे आती है, 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं उन्हें। तो उसमें से कुछ ये है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो लेक सुपीरियर हो गया, लेक हुरॉन हो गया। फिर ये कनाडा बॉर्डर, कनाडा के मतलब मेनली कनाडा में आता है, ये है लेक विनिंग। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अमेज़न रिवर का है, अमेज़न रिवर आपको जैसे ही बताया था, वो है हमारे साउथ अमेरिका वाले जो कॉन्टिनेंट है उसमें। तो ये जो आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा अमेज़न रिवर वाला पूरा बेसिन है। फिर यहाँ पे देखते हैं नाइजर रिवर। नाइजर रिवर ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहाँ पे है? ये हमारे है अफ्रीका में। तो ये देख सकते हो, ये भी बहुत ही लंबी रिवर है और ये कहाँ जाके अपना पानी रिलीज करती है, ये करती है हमारे अटलांटिक ओशन में। अमेज़न रिवर कहाँ करती है? वो भी अटलांटिक ओशन में। और यहाँ पे ये है मिसिसिपी रिवर, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कहाँ पे करती है? ये भी करती है हमारी अटलांटिक ओशन में। फिर हम और देखते हैं। फिर हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, जो अमेज़न रिवर है, हमारी लार्जेस्ट रिवर है मतलब एज़ वॉल्यूम। तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है। मतलब वाटर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लेके जाती है ये। फिर जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमारी नाइल रिवर रिवर है। नाइल रिवर है हमारी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें। तो ये इजिप्ट से पास होती है, सूडान से पास होती है, इथियोपिया से पास होती है। तो ये कुछ और भी कंट्रीज है, ये आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखते हैं जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, वो यहाँ पे लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो नाम की वजह से। पर जो लेक विक्टोरिया है, ये हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर एक और रिवर है, वो है हमारी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर ही बहुत फेमस है, ये मतलब यहाँ पे कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उस मतलब जो कॉन्गो नाम है कंट्री का, उसी पे बेस्ड है, या फिर जो कंट्री का नाम है वो इस रिवर पे बेस्ड हो सकता है। फिर जो कैरेबियन सी है, भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये हमारे कैरेबियन आइलैंड्स होते हैं, उसके अराउंड है कैरेबियन सी। फिर ये हमारी ऑरेंज सी, ऑरेंज सी हमारे साउथ अफ्रीका जो बॉर्डर है उसके पास में है। फिर जो हमारी रशिया या जो हमारी यूरोप की दो इंपॉर्टेंट रिवर है, वो एक हमारी दानूबे रिवर और दूसरी है वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर यहाँ पे दिखाई नहीं है। वोल्गा रिवर जो है वो हमारी कैस्पियन सी में जाके मतलब जो अपना पानी है वो रिलीज करती है। फिर जो ये वाला एरिया है बीच का, यूरोप और क्या बोलते हैं जो अफ्रीका के बीच का एरिया, ये होता है मेडिटेरेनियन सी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, अब अपने आते हैं सीधे इंडिया पे। तो इंडिया के जो वेस्ट में है वो है अरेबियन सी और जो ईस्ट में है वो बे ऑफ बंगाल। फिर यहाँ पे अपनी गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और बाकी जो रिवर जैसे इंदस रिवर हो गई, तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
फिर यहाँ पे ब्लैक सी, और ब्लैक सी के जो ऊपर वाला एरिया उसमें कौन सी है, वो यहाँ पे सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव। फिर ये हमारी कैस्पियन सी, कैस्पियन सी वर्ल्ड की मतलब लार्जेस्ट, ये मान लो इनलैंड लेक है, मतलब इसका कोई भी डायरेक्ट वाटर से मतलब जैसे मतलब ओशन से कनेक्शन नहीं है, तो यार ये लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। फिर हम और आगे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी चाइना की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है वो है हुआंगहो रिवर, और एक और रिवर है वो येलो रिवर, तो उसका यहाँ पे मेंशन है नहीं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे ईस्ट चाइना सी वाला रीजन, ये हो गया साउथ चाइना सी वाला रीजन। और यहाँ पे हो जाती है हमारी कोरल सी, कोरल सी कहाँ पे आती है हमारी, ऑस्ट्रेलिया के जो क्या कहते हैं ईस्टर्न पार्ट है कोरल रीफ वाला वहां पे। फिर ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर का भी नाम दिया हुआ है, वो है हमारी यहाँ पे डार्लिंग रिवर। फिर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है तास्मानिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है हमारे मतलब दो, जो मतलब मेन बॉडी मेन लैंड्स हैं उनके बीच का एक छोटा सा नैरो वाटर पैसेज, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट। फिर जो हमारा ऊपर मतलब जो ये पैसिफिक ओशन है, ये ऊपर आर्कटिक ओशन से भी कनेक्ट होता है। तो जो कनेक्शन कनेक्ट होता है इस वाले जो ये एक स्ट्रेट होती है, उस स्ट्रेट को हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो जो हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है, वो पानी मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, जैसे हमारे ओशंस हो गए, सीज हो गई, रिवर्स हो गए, आइस कैप्स हो गए, तो इन सब में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हमारा पानी है वो है 93.7% कहाँ पे है, वो है ओशंस में। तो ये जो मतलब ये वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में दे रखी है। तो वो जो हमारा ओशन में पानी है वो होता है सेलाइन वाटर, मतलब ये हमारे यूज का नहीं होता डायरेक्टली। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा पानी वो का है, वो हमारे आइस कैप्स में, कितना ऑलमोस्ट 2%। तो आइस कैप्स कहाँ पे हो सकता है, आइस कैप जैसे हमारे हो गए पूरा जो एंटार्क्टिक वाला रीजन है उसमें, आर्कटिक वाला रीजन है उसमें। फिर जो हमारे हिमालयाज है या कुछ भी ऐसा और माउंटेन जैसे स्विट्जरलैंड के एल्प्स हो गए, इन सब जगह पे जो हमारा क्या कहते हैं आइस कैप्स है वहां पे है। फिर अगला है हमारा ग्राउंड वाटर, तो ये थर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा वो है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जैसे आपको पता होगा जो वाटर टेबल है वो कम होता रहता है, जितना ज्यादा हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से उतना ही पानी ग्राउंड में कम होता रहता है। तो इस वजह से बहुत बार बहुत सारी जगहों पे इतना लेवल कम हो जाता है कि हम उसके बाद एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। तो थर्ड है हमारा ग्राउंड लेवल। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है फ्रेश वाटर लेक्स। अब फ्रेश वाटर लेक्स जैसे हो गई हमारी दाल लेक, वो भी एक फ्रेश वाटर लेक है। फिर हमारी रशिया की बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ अमेरिका की फ्रेश वाटर लेक्स है। तो इन सब में हमारे 0.009%। और सिमिलरली जो हमारी सॉल्ट लेक्स है उनमें भी इतना ही है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर अगला जो पानी आता है वो एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में पानी कैसे होगा, एटमॉस्फेयर में हमारा पानी होगा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के फॉर्म में कितना है, 0.0019%। और बाकी अब आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा आपको मतलब रिवर्स का आपने सोचा नहीं होगा कि इतना कम पानी है, पर जो रिवर में पानी होता है वो सिर्फ 0.0001% होता है टोटल पानी के अर्थ पे। और ये जो पानी है ये मतलब सबसे यूजफुल होता है क्योंकि ये पानी बहता रहता है, तो ना ये ज्यादा गंदा होता है अगर हम अच्छे से मेंटेन करें। और ना ही मतलब ये पानी इवेपोरेट भी नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट होती रहेगी पानी की तो वो उतना हीट अप नहीं हो पाता। तो आपको ये चीजें याद रखनी कि इसमें सबसे ज्यादा पानी है वो हमारी फर्स्ट ओशन, सेकंड आइस कैप्स, थर्ड ग्राउंड वाटर, फोर्थ फ्रेश वाटर लेक्स या इनलैंड सीज, और मतलब सॉल्ट लेक इन दोनों का बराबर ही है। फिर उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर और फिर रिवर्स। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो सेलिनिटी क्या होता है, जो मान लो हमारे ओशंस है, वो जो उसका पानी है वो बहुत सेलिन होता है। तो सेलिन होता क्या है, सेलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सेलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो जो ये पानी है, मान लो जो सेलिनिटी क्या होता है, सेलिनिटी होता है मान लो अगर हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर लें, वैसे वाटर लिक्विड में होता है पर यहाँ पे हम ग्राम में काउंट करते हैं, तो उसमें हमारे जो पानी मिलता है ओशंस में, उस मतलब जो पानी मिलता है उसमें हमारा 35 ग्राम क्या होता है, 35 ग्राम होता है सॉल्ट, जो हमारी नॉर्मल ओशन है उनमें। तो ये हमारा जो मतलब बहुत सॉल्टी हो जाता है पानी, तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम आगे देखते हैं, जो हमारी वन ऑफ दी मान लो मोस्ट सेलेनेस्ट मतलब कोई जगह मतलब वो सी है, वो है हमारी डेड सी। तो डेड सी कहाँ आती है, डेड सी आती है हमारी जो इसराइल का और मतलब पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन के और जॉर्डन वाला बॉर्डर है उस पे आती है हमारी डेड सी। तो यहाँ पे इसराइल मेंशन है, तो उसका जो है वो 340 ग्राम्स। तो ये अभी कितना था जो ओशन का होता है वो सिर्फ 350 है। तो और जो हमारी डेड सी है उसका कितना, उसका 340 ग्राम्स है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा सलाइन वाटर होगा वो। और यहाँ पे जो जितना ज्यादा पानी सलाइन होता है उतने ज्यादा वो पानी मतलब ऊपर की तरफ पुश करता है, अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वहां पे जो स्विमर्स होते हैं उनको स्विम करने में इजी होता है एज कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल वाटर होता है या ओशन होती है उसमें। फिर हम आगे देखते हैं इसमें, water is absolutely essential for survival. Water alone can quench out thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तो जो वाटर की इंपॉर्टेंस है वो आप सभी को पता होगी, इसलिए यहाँ पे बस ये मेंशन है कि वाटर को हमें केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए।
फिर हम देखते हैं अब ओशन सर्कुलेशन क्या है। अब ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, मान लो जो हमारा पानी है वो हमेशा एक जगह पे मतलब स्टेबल नहीं रहता, जो ओशन का पानी है वो भी। तो मान लो जैसे हमारी ये अर्थ हो गई, अब इस जगह पे ये हमारा मान लो पैसिफिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन। बीच में आगे हमारा जो दो कॉन्टिनेंट्स है, और इधर हो गया हमारा एंटार्क्टिक ओशन, और नीचे हो गया जैसे सदर्न ओशन। तो अब ये पानी है, ऐसा नहीं कि ये पानी हमेशा यहीं पे रहेगा। अब जैसे वेव्स आएंगी, मान लो हवा की वजह से ये पानी मूव हुआ इस तरफ, फिर यहाँ से हवा की वजह से इस तरफ मूव हुआ, तो अलग अलग जगह पे ये पानी मूव होता रहता है। उनको वो होता है हमारे ओशन सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे है क्या। There is something magical about walking barefoot on the shore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, and the smell of the air and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of pond and lakes. तो यहाँ से जो मेन चीज है वो शुरू हो रही है। जैसे पॉन्ड और लेक में जो हमारा पानी होता है वो रुका हुआ होता है, काम होता है। ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली, जो ओशन वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, और वो कभी स्टिल नहीं होता एक जगह पे। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज। तो जो ये हमारी वाटर की मूवमेंट होती है ओशन में, ये तीन तरीके से डिवाइड हो सकती है। वो तीन तरीके क्या है, वो हमारा वेव्स, टाइड्स और करेंट्स। तो अब हम ये जो तीन चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो मार्च 22 है, ये आपको याद रखना है, जो डेट है वो है मार्च 22। ये कैसे सेलिब्रेट होता है, ये हमारा सेलिब्रेट होता है एज वर्ल्ड वाटर डे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये मैं मतलब अलग से भी लिख देता हूँ, और आप भी नोट करते रहना। ये हमारा 22 मार्च ये होता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। फिर हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे तीन मतलब अलग अलग वो मूवमेंट थी वाटर की, वो कौन कौन सी थी, वो थी हमारी वेव्स, दूसरी टाइड्स, और तीसरी क्या थी, तीसरी थी हमारी करेंट्स, करेंट्स। तो हम आगे देखते हैं। अब वेव्स क्या होता है, वेव्स होते हैं व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। तो वेव्स मेनली किस वजह से आता है, वेव्स आते हैं हमारे जैसे जो हमारी मूवमेंट होती है, जो मान लो एयर की मूवमेंट हो गई, जैसे हमारी विंड आएगी। अब विंड जब ऐसे हमारी ये पानी होगा, नॉर्मल पानी है, इसमें जब एयर आ रही है तो कहीं ना कहीं इस वाटर पे टकराएगी। उसी तरीके से वाटर को भी मूव करेगी। पहले मान लो एकदम प्लेन था, फिर वो हल्के 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 वेव बनना शुरू होंगे, फिर वेव और बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी वेव बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेव्स आर फाउंड व्हेन विंड स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस द बिगर द वेव बिकम्स। तो जितनी तेज हमारी जो वेव होगी, मतलब जितनी ज्यादा तेज हमारी विंड होगी, उतनी ज्यादा बड़ी हमारी वेव बनेगी। फिर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड, फॉर्मिंग ह्यूज वेव्स। These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 मीटर is formed. तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे सिंपली ये बताया, जैसे मतलब जब बहुत ज्यादा तेज होती है हमारी विंड, तो इतना ज्यादा तेज जो हमारी वेव है वो आती है, या इतनी ज्यादा हाइट वो गेन कर सकती है कि हम उसे कहते हैं सुनामी। तो सुनामी जो यहाँ पे है वो ऑलमोस्ट 15 मीटर हाई या उससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर सुनामी जो वर्ड है, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मींस हार्बर वेव्स। अब ये क्या हार्बर वेव्स, तो इसका मतलब क्या है, मान लो जब यहाँ पे वेव्स आती थी, मान लो जापान में जब जो हार्बर थे, मतलब जहाँ पे हमारी शिप्स होती है, लैंड होती है, पोर्ट होती है, वहां पे उसे हम कहते हैं हार्बर। तो यहाँ पे जो वेव्स आती थी, ये पूरा हार्बर को पूरा मतलब तहस महस कर देती थी, डिवास्टेटिंग होता था, डैमेज डैमेज पहुंचाती थी। तो उस वजह से हम इन्हें कहते हैं सुनामी वेव्स। तो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सुनामी आई थी 2004 में, वो हम उसके बारे में जो ये एक थोड़ा फैक्ट है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है 26 दिसंबर 2004 को आई थी हमारी सुनामी। वो किस वजह से आई थी, वो आई थी हमारी अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक कहाँ पे, अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर या फोकस था, वो था हमारा वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमत्रा। सुमत्रा एक इंडोनेशिया का आइलैंड है, हमारे इंडियन ओशन में ही। तो वहां पे आई थी हमारा क्या हालत है, अर्थक्वेक। और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था, आप देख सकते हो, वो था 9.0 ऑन रिक्टर स्केल। तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट था। फिर जो ये किस वजह से आया था, ये आया था, जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो नीचे चली गई थी किसके, बर्मा प्लेट के। तो इस वजह से जो हमारी मतलब जो मान लो जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो जब ये आपस में टकराई तो ये नीचे चली गई। तो इस वजह से यहाँ पे आया हमारा अर्थक्वेक। अब दोनों में शेक हुआ बहुत ज्यादा। फिर ये बीच में कुछ गैप बना था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आसपास का मान लो ये पूरी ओशन है, ओशन में पानी है, तो अब क्या हुआ, ये पानी चला गया नीचे। तो हम आगे देखते हैं पहले। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोट टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो अब जैसे ही मूव हुई ये, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो गया, तो ये गैप से जो ये पूरा पानी था, ये पानी चला गया अंदर। फिर जब अंदर चला गया, फिर जो मान लो हमारी वापस से सेटल होना शुरू हुई, जो हमारी क्या हालत है प्लेट्स थी, तो जो नीचे पानी था वो वापस बाहर की तरफ आया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, मान लो अब जैसे हमारी ओशन है, मान लो अब जैसे बीच का पहले बताते, जैसे मान लो ये बीच है, तो अब पहले मान लो पानी यहाँ तक रहता था, इस जगह तक। उसके बाद क्या हुआ, जो पानी था वापस चला गया। अब मान लो बीच हमारी यहाँ तक हो गई और पानी चला गया यहाँ पीछे तक। फिर अचानक से क्या हुआ, जब यहाँ से पूरा पानी रिलीज हुआ,
तो बहुत ज्यादा तेज बहाव के साथ जो हमारी सुनामी या वेव्स आई, और वो अब तक इतना था तो बहुत ज्यादा अंदर तक गई थी जो पानी लेके वो। इसी के बारे में आगे देखते हैं। द वाटर मास रश बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। सुनामी ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड थी वो 800 किलोमीटर पर आवर तक ही पहुंच गई थी। फिर द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो जो ये वेव्स आई थी उसके अंदर सुनामी आई थी, उससे जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका जो इंदिरा पॉइंट होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था वाटर में। फिर while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 hour notice of a potential tsunami। तो जैसे हम earthquake का तो 100% मतलब पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, पर जैसे अभी सुनामी का क्या होता है, सुनामी का जो जब भी आने वाली होती है, तो जो हमारा पानी वो पहले वापस जाता है, हमारे मतलब ओशन के अंदर वापस जाता है, और फिर अचानक से बहुत तेजी से आता है आगे की तरफ। तो जब पानी ऐसा मतलब वापस जाए, जब आपको लगे कि बीच का जो एरिया वो बढ़ गया और पानी पीछे जा रहा है, तो अभी आप मतलब बल सबको अलर्ट कर देना और वहां से मूव मूव आउट हो जाना, मतलब जितना दूर हो सके उतना दूर जाके खड़े हो जाओ वहां से। तो यहाँ पे लार्ज डैमेज कॉस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। तो जो हमारा इंडियन ओशन है इसमें मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब जैसे अर्थक्वेक आया, अब जो आपको पता है जैसे जो हमारी वेव है ये ऑलमोस्ट 2 घंटे या 3 घंटे बाद आई। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, तो एक पहले से अलर्ट सिस्टम होता है जो वहां पे मतलब अलर्ट कर देता हमारी जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे, तो वहां से लोगों की इवैक्यूएशन हो जाती। पर यहाँ पे ऐसा कुछ मॉनिटरिंग हुआ नहीं था। तो यहाँ पे द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, तो अगर मान लो इस तरीके की नॉलेज होती तो हमारी जो लाइफ जहाँ पे वो डेथ हुई है उन सबको हम बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर सकते थे। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। तो जो पहला मतलब एक मूवमेंट होता है, अगर आपको मतलब पता करना है कि सुनामी आ रही नहीं आ रही, वो ऐसा होता है कि जब पानी पीछे जाना शुरू कर दे, तब 100% मतलब बहुत ज्यादा गारंटी की मतलब एक वेव आएगी बहुत बड़ी। अब वो वेव कितनी बड़ी होगी वो उसी पे डिपेंड करता है कितना पानी पीछे गया है। तो आई होप सो जो ये वेव की पूरी चीज थी आपको समझ में आई होगी, और कैसे मतलब जो इसके रीजन है कि बच कैसे सकते हो वो भी आपको समझ में आए होंगे। फिर जो हमारा अगला मूवमेंट ऑफ वाटर है वो होता है टाइड्स। तो हम यहाँ पे टाइड के बारे में देखते हैं। तो टाइड द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। तो जो ये टाइड्स है ये एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 बार आते हैं, तो 24 आवर्स में आते हैं ये 2 टाइम्स। 2 टाइम्स तो ये आपको याद रखने 2 टाइम्स। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइज टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। तो यहाँ पे होता क्या, मान लो जैसे ये हो गया हमारा एक सी शोर। अब यहाँ पे मान लो अभी वाटर का लेवल ये है, तो जब टाइड आएगी तो एक टाइड ऐसी आएगी कि यहाँ पे पानी पूरा ऊपर तक चला गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे दे रखा है हाई टाइड, इसे हम कहते हैं हाई टाइड। हाई टाइड। और दूसरा क्या कहते हैं जब मान लो पानी नीचे चला गया, और तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लो टाइड। तो इनके एक और नाम है, लो टाइड को हम कहते हैं नीप टाइड, NEAP, नीप टाइड। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग टाइड जो हाई टाइड है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड। तो हम आगे देखते हैं अभी आती क्या है। तो मतलब आती कैसे है दोनों। तो नीप टाइड कब आती है, नीप टाइड आती है मान लो जो हमारा सन है और जो हमारा मून है वो मतलब आपस में 90 डिग्री बना है, और जो हमारा अर्थ है उसके अकॉर्डिंग। तो जब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो ऐसा होगा जो मतलब मेनली जो ये जो हमारी टाइड्स आती है ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है ये आती है हमारी मून और सन के, मून और सन के ग्रेविटेशनल। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है। तो मान लो जो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो सन का जो पुल है वो इस तरफ लगेगा, मून का पुल है इस तरफ लगेगा। तो जो हमारी वाटर है वो मतलब बहुत कम डिस्टर्ब होगा यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं नीप टाइड। अब यहाँ पे देखते हैं द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। तो अब हाई टाइड के बारे में देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हाई टाइड कब आता है, हाई टाइड आता है दो कंडीशंस में। या तो सन और मतलब ये दोनों जब एक मतलब हमारी सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं सिंपली, तब आता है ये। अब एक आता है जब मून और सन एक ही तरफ हो, और दूसरा आता है जब मून और सन अर्थ के अलग अलग तरफ हो। तो यहाँ पे आता क्यों है अब देखते हो। जैसे वहां पे तो हो रहा था, वहां पे जो हमारा मान लो मूवमेंट था, जैसे जैसे अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, तब जब हम इस तरफ कोई पुश करें इस तरफ की पुश करें तो हमारा जो मेन पुश आता है वो इस तरफ को आता है। फिर यहाँ पे अब देखते हैं, अब जो हमारा मेन पुश है वो दोनों इसी तरफ को आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो जो ये हमारा वाटर है वो कितना ज्यादा हाई राइज कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इधर वाला पानी है और इधर वाला पानी है, इसको एक इस तरफ का भी पुश मिल रहा है, इस तरफ का भी पुश मिल रहा है, यहाँ का भी मिल रहा है, यहाँ का भी मिल रहा है। तो जो इस तरफ में है वो सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे जो पानी है वो हमारा हाई टाइड में जाएगा, हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं द वाटर ऑफ द एयर क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। तो ये हाई टाइड आती है इन दोनों कंडीशंस में। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। तो ये हाईएस्ट कब होती है? ये दो बार होती है, एक तो फुल मून डे पे और एक हमारा न्यू मून डे पे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज डिफाइन है, एक फुल मून एक न्यू मून। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि न्यू मून और फुल मून पे हमारी आती है हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड। फिर आगे देखते हैं दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो हमारी मतलब नीप टाइड्स आती हैं ये तब आती है जब हमारा मून और जो सन है उसका जो मतलब एक आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे आती है हमारी मतलब स्लो क्या कहते हैं, लो टाइड कहते हैं या फिर हम कहते हैं नीप टाइड। फिर दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। फिर हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। तो अब हाई टाइड का यूज क्या है? ये नेविगेशन के काम आती है। ये हमारे जो शोर्स है उनमें बहुत ज्यादा पानी मतलब पानी ले आती है। फिर ये किस लिए काम आती है? और एक शिप्स मतलब शिप में जो शिप्स को हार्बर में पहुंचने में मदद करती है कि यहाँ से जब एक मूवमेंट आएगा मतलब मूवमेंट सा आ रहा होगा तो यहाँ पे जो हमारी शिप है उसे मदद मिलेगी कि हार्बर तक पूरी अच्छे से पहुंच जाए। फिर आगे देखते हैं द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। तो हाई टाइड की वजह से फिशिंग भी आता है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। तो जैसे हाई टाइड आता है जो हमारी शोर के पास में जो एरिया होता है वहां पे फिशेज आ जाती हैं। फिर आगे देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो कहीं कहीं पे जो टाइड की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। फिर ये था हमारा जो दूसरा मूवमेंट ऑफ वाटर था उसे हम कहते हैं टाइड। तो आई होप सो आपको जो ये टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ओशन करेंट्स। तो हम देखते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। तो ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो ओशन करंट एक सिमिलर मतलब परफेक्ट डायरेक्शन में जाते हैं। मान लो अगर कोई एक ओशन करंट है वो एक मतलब इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हर बार इसी डायरेक्शन में जाएगा मतलब एक एक टाइम पीरियड में। तो वो चेंज नहीं होता रहता बार बार। फिर द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होती है ओशन करेंट की ये मैं बताता हूँ। यहाँ से मान लो ये हमारी अर्थ, अब ये हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे हमारा गर्म पानी हो जाता है, यहाँ का जो पानी है वो हो जाता है गर्म। तो ये गर्म पानी ये जाना शुरू करते हैं हमारे पोल की तरफ। और जो पोल पे होता है वो होता है हमारा ठंडा पानी। ये मूव होना शुरू हो जाता है हमारे इक्वेटर की तरफ। ये दोनों तरफ होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी। जो हमारा गर्म पानी है वो जाएगा हमारा सदर मतलब पोल्स की तरफ और जो ठंडा पानी है वो जाएगा हमारे इक्वेटर की तरफ। With the cold currents carry water from polar to higher altitudes to tropical और lower latitudes। तो जो क्या बोलते हैं हाई मतलब जो हायर और पोलर रीजन है वहां से जो हमारे इक्वेटर या ट्रॉपिक की तरफ है वहां पे आता है पानी। फिर यहाँ पे दो मतलब करंट दे रखे हैं लैब्राडोर करंट, ये हमारे एक कोल्ड करंट है। मतलब ये कहाँ से आ रहा होगा? ये आ रहा होगा हमारे पोलर डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ। और दूसरा है हमारा गुल्फ स्ट्रीम। अब गुल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक वार्मर करंट है मतलब ये हमारे इक्वेटर की तरफ। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम दे रखा है मतलब मैप। इस मैप के थ्रू हमारे जितने भी अलग अलग हमारे करंट्स है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेनली जो वो है वो आपको कोल्ड करंट याद रखने हैं। अगर आप कोल्ड करंट याद रख लोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हम देखते हैं कोल्ड करंट्स के बारे में। तो कोल्ड करंट कहाँ कहाँ होते हैं ये पहले बताया। तो कोल्ड करंट जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं हमारे एक जो डेजर्ट होता है डेजर्ट की ज्यादातर वेस्टर्न साइड में। जैसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं जैसे कैलिफोर्निया करंट है, ये हमारा सबसे पहला कोल्ड करंट। तो मैं कोल्ड करंट को डिफाइन जैसे चलो ब्लू कलर से ही बना देता हूँ। तो जो है सबसे पहला कोल्ड करंट है वो हमारा कैलिफोर्निया करंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कैलिफोर्निया करंट किसके वेस्ट डायरेक्शन हमारे जो नॉर्थ अमेरिका में जो एक हमारे मतलब यहाँ पे डेजर्ट एक तरीके जो रॉकी माउंटेन्स है वहां पे। तो उसके वेस्ट में आता है हमारा कैलिफोर्निया करंट, ये हमारा कोल्ड करंट। तो ये हमारे इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में यहाँ पे हमारे एक पेरुवियन डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट है। तो एटाकामा डेजर्ट के वेस्ट में क्या है? ये हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट। ये भी हमारा कोल्ड वाटर करंट। फिर अब हम जाते हैं ऊपर जो हमारा ग्रीनलैंड और हमारा कनाडा उसके बीच में आता है हमारा लैब्राडोर करंट। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करंट है। ये हमारा जैसे पोलर रीजन से कहा जा रहा है इक्वेटर की तरफ। फिर अगर हम आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारा जो ये हमारा कैनरीज करंट। तो और यहाँ पे आपको पता है ये हमारा ग्रेट सहारा डेजर्ट और इसके पास में कौन सा है? ये कैनरीज करंट। कैनरीज करंट एक कोल्ड करंट है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा एक और डेजर्ट आता है, मैं अभी नाम भूल गया। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो डेजर्ट आता है तो इसके जो पास में है वो है हमारा बैगुएला करंट। ये है बैगुएला करंट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जाते हैं ये हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी हमारे नीचे से जा रहा है। ये हमारे इंडियन ओशन का करंट है, ये हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो जो मेन करंट थे ठंडे वो ये थे। और जो एक अगला है वो बचा हमारा ओयाशियो करंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ओयाशियो करंट। ये होता है हमारा जापान के पास में ओयाशियो करंट।
तो ये सारे थे हमारे मेनली जो हमारे कोल्ड वाटर करेंट्स थे। और अब नीचे तो जो बेसिक है वो कभी वो ज्यादातर पूछे नहीं जाते, पर फिर भी आप पढ़ लेना। जैसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये भी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, तो ये सारे हमारे कोल्ड करंट है। सिमिलरली ऊपर के भी करंट्स होते थे। तो ये जो हमारे मेन कोल्ड करंट्स है, अगर आपको आपने यही याद कर लिए, तो आपको जो मतलब हॉट करंट्स है वो इजीली आप मतलब उनमें से मतलब बता पाओगे। मान लो अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे मान लो एक ओयाशी हो गया, फिर दूसरा हो गया हमारा मान लो बैगुएला करंट, बैगुएला, तीसरा हो गया यहाँ पे हमबोल्ट, हमबोल्ट, और चौथा आपको कोई भी करंट दे दिया, मान लो जैसे यहीं पे गुल्फ स्ट्रीम है, या फिर कोई भी और देख लो, यहाँ पे ब्राजीलियन करंट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हॉट करंट होते हैं। तो अगर आपको कोल्ड करंट पता है तो आप इजीली जो हॉट करंट है उनको डिफरेंशिएट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और कोल्ड करंट रह गया था, वो हमारा फॉकलैंड करंट है, वो यहाँ पे दे रखा है। ये है फॉकलैंड करंट, ये हमारा जो अर्जेंटीना है उसके पास में होता है। तो फॉकलैंड करंट, और ये जो आइलैंड है ये होते हैं फॉकलैंड आइलैंड। तो ये जो मेन हमारे ओशन करेंट्स थे ये है। अब इसी तरीके से अगर आप जो हॉट करेंट्स है वही पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे ये कहाँ है, ये इक्वेटर से जाते हैं हमारे पोल्स की तरफ। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सबसे पहले गुल्फ स्ट्रीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। फिर हम इस तरफ जाते हैं, यहाँ ना ब्राजीलियन करंट हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा अलास्का, अलास्का करंट हो गया। तो अलास्का भले ही ठंडा है, पर जो अलास्का करंट है वो है गर्म है, मतलब हॉट वाटर करंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा हो गया कुरोशियो। तो आप ओयाशियो और कुरोशियो में कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको ये थोड़ा रिवाइज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ओयाशियो हमारा कोल्ड है और कुरोशियो हमारा वार्म वाटर करेंट है। तो मेनली जो वाट और एक यहाँ पे ये है अगुलहास करेंट, ये भी हमारा एक वार्म वाटर करेंट है। तो ये कुछ वार्म वाटर करेंट थे, ये भी आपको याद रखने हैं। पर अगर आप सिर्फ कोल्ड वाटर करेंट्स भी याद रखोगे तो आप इजीली डिफरेंशिएट आउट कर पाओगे। अब एक जो अगली चीज है इन सब के बाद, वो एक सारागासो सी का टर्म। तो यहाँ पे जो इस जगह का एरिया है ये होता है सारागासो सी। तो अब सैरोगेसी क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो सैरोगेसी क्या होता है, जहाँ पे हमारे मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आके मिलते हैं। जहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आके मिलते हैं वो बन जाता है हमारा सैरोगेसी। तो ये हमारा है इस जगह पे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं चलो यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ये हमारा सैरोगेसोसी। तो ये जहाँ पे हमारे हॉट वाटर, हॉट मतलब वार्म, और कोल्ड करंट जहाँ पे आके मिलते हैं वो बन जाता है हमारा सैरोगेसो सी। अब सैरोगेसो सी का क्या यूज है, यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे हो जाता है बहुत ज्यादा फॉग। जैसे गर्म पानी ठंडा पानी मिलता है तो आपको कहता है फॉग जैसे जो सिचुएशन है वो हो जाती है, तो यहाँ पे नेविगेशन में डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन नेविगेशन, इन नेविगेशन। फिर दूसरा क्या है, दूसरा जहाँ पे भी ये सैरोगेसी सी बनती है यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा फिशेज आ जाती है। तो दूसरा ये जो यूजफुल है, यूजफुल क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशेज आ जाती हैं, फिशेज तो यहाँ पे मतलब फिशरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको टर्म याद रखना है सैरोगेसी सी, ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है हमारे हॉट और कोल्ड कर मतलब जहाँ पे हॉट या वार्म करंट और कोल्ड करंट आके मिलते हैं उस जगह पे। तो जो यहाँ पे ये बनता है ये हमारा मेनली अटलांटिक ओशन में बनता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगली चीज हम देखते हैं, ये द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, जहाँ पे भी हमारे वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा फिशरीज के लिए अच्छा होता है। फिर वो क्या है, वो हमारे सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि जहाँ पे मतलब वो हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक तो फॉगी वाला वेदर हो जाता है, इसमें नेविगेशन में डिफिकल्टी आती है, और उस जगह पे फिशेज आ जाती है तो फिशरीज के लिए अच्छा होता है। तो सिमिलरली एक चीज, ये चीज क्या है, वो हमारे सैरोगेसो सी, सैरोगेसो सी भी आपको याद रखनी है, वो हमारी अटलांटिक ओशन में आती है। फिर जो यहाँ पे ये जो डेजर्ट का नाम है भूल गया था, वो है यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये हमारे जो साउथ अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका वाला रीजन है उसमें। फिर हम चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन सिंपली जो हमारे मान लो पहले वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्लाउड बना, फिर क्लाउड से जब वो वापस एज रेन, मतलब किस तरीके से आ सकता है, रेन, एज स्लीट, या फिर एज स्नो। तो जब ये वापस हमारे अर्थ पे आता है तो हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अर्थ मतलब सरफेस पे आता है उससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर व्हाट इज वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल होता है जो हमारी वाटर के मतलब फेजेस होते हैं अलग अलग, कि पहले मान लो लिक्विड था, लिक्विड से फिर वो इवेपोरेट होने के बाद वाटर वेपर बना, मतलब गैस बना, फिर गैस से कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्लाउड बना, फिर वो क्लाउड बनने के बाद वापस वो मतलब क्या आते हैं प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी बना और वापस हमारे अर्थ पे आ गया। तो ये होता है वाटर साइकिल। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, अब वेव की हाइट कैसे होती है, वेव की जो मेन मेन जो चीज है वो होती है विंड। जितनी ज्यादा विंड मतलब जितनी तेज विंड होगी उतनी ज्यादा हाइट होगी। फिर आगे देखते हैं विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब ओशन वाटर के दो फैक्टर जो मेन है,
वो है मतलब कि जैसे इक्वेटर से जाते हैं हमारे कहाँ पे पोल्स की तरफ। तो अगर हॉट वाटर करंट है तो जाएगा इक्वेटर से पोल की तरफ, कोल्ड वाटर करंट है तो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा। फिर जो तीन चीजें मूवमेंट की वो क्या है, वो हमारी है सबसे मेन है, वो हो जाएगी जैसे हमारे एक एक हो गया सबसे पहले वेव, वेव के बाद हो गया टाइड्स, टाइड्स के बाद हो गया करेंट्स। फिर आगे देखते हैं व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज। तो ये हमने भी अच्छे से डिस्कस किया था कि टाइड किस वजह से होते हैं, हमारे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं मून और सन के। और दो तरीके के टाइड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे नीप टाइड मतलब लो टाइड, और एक हाई टाइड मतलब स्प्रिंग टाइड। फिर है वाटर ओशन करंट। ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट सिंपली हमारे जो मतलब पानी है, हमारे ओशंस है, उनका जो पानी है उनके मूवमेंट को हम कहते हैं ओशन करंट। तो मूवमेंट किस वजह से होता है? वो होता है हमारा मतलब जो टेम्परेचर की वजह से होता है ये। और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पोल्स की तरफ मूव करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। फिर यहाँ पे गिव रीजंस व्हाई ओशन इज सॉल्टी। ओशन सॉल्टी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो हमारे मान लो NaCl या जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं इसमें। फिर द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरिएटिंग, ये आप बता सकते हो क्यों। फिर हम चलते हैं आगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर, कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं वार्म वाटर करंट? वो इक्वेटर में होते हैं। और कोल्ड वाटर करंट कहाँ होते हैं? कोल्ड वाटर करंट होते हैं हमारे पोल्स पे। और यहाँ पे होते हैं हमारे हॉट वाटर करंट या वार्म वाटर करंट। फिर आगे है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड क्या होता है? वो होता है हमारा टाइड। तो टाइड दिन में दो बार आता है, किस वजह से आता है वो आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ओशन मतलब वो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। फिर अब देखते हैं जैसे कैस्पियन सी क्या है। कैस्पियन सी जैसे अभी हमने डिस्कस करा था वो हमारी लार्जेस्ट लेक है। फिर आगे टाइड। टाइड क्या होते हैं? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। फिर सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी किस वजह से आ सकती है? स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव होती है ये, जैसे अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इन वजह से आ सकती है सुनामी। फिर ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। तो ओशन करेंट एक डेफिनेट पाथ लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा था कि जैसे ये मान लो कोई भी, मान लो कैनरीज करंट है, तो कैनरीज करंट हमेशा इस तरफ से इधर ही मूव जाएगा। अब ये ठंडा पानी जो है ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा कभी भी इस तरीके से, तो ये फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस चैप्टर में होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमारी हमने मतलब जो अलग अलग चीजें कवर करी, कि मान लो हमारे तीन तरीके के मतलब वाटर के मूवमेंट होते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आएंगे किस वजह से ये होते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर जो हमारे 2004 में सुनामी आई थी, इसके जो रीजन था वो भी आपको पता चल गया होगा। फिर जो हमने बाकी थोड़ी बहुत और चीजें पढ़ी कि मान लो हमारे जो वो जो हमारे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा कैसा है हमारे पूरे अर्थ पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो ये पीडीएफ है जिसमें सारी चीज़ें मार्क कर रखी है और बाकी जो चीज़ें हल्की हल्की डिफाइन करी है, तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसके चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे अभी हमने ये क्वेश्चंस करे, हम आगे ट्राई करेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से, वो हम सब कवर करें, ताकि आपको जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। और जो बाकी हमारे चैप्टर्स हैं 7th के 8th के अप टू 12th तक के, वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो आप ये वीडियो देख मतलब सीरीज देखते रहना। और साथ ही साथ आप साइंस की भी सीरीज देख सकते हो साइंस प्रिपेयर करने के लिए, और मैथ्स की भी सीरीज देख सकते हो मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।